नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 20। जानकी भाभी जी के बातों में सुलोचना एकदम से शर्मा गई और शर्म के मारे अपनी सिर झुकाकर दोनों घुटनों के बीच में टीका ली, मगर कुछ कह नहीं सकी। तभी मजाकिया लहजे में भाभी जी अपने हाथों से सुलोचना की चेहरा को उठाते हुए कहने लगी, अरे हम तो तुम्हारे अपने हैं और अपनों से इतने थोड़े ही शर्माते हैं। परंतु सुलोचना है कि शर्म के मारे अपनी आंखें बंद करके रखी है। ऐसे में फिर से भाभी जी कहने लगी, सुलोचना अरे आंखें तो खोलो। परंतु उसकी आंखें खुलने की बजाय उसके आंखों से मोतियों की तरह आंसू के बूंदे गिरने लगी। भावनाओं में आकर सुलोचना जानकी भाभी जी से लिपट गई, मगर कुछ ना कह सकी। उसकी आंखें बंद रह गई। सुलोचना के इस कृत्य से जानकी भाभी भी अचरज में पड़ गई। कुछ देर तक सुलोचना के पीठ पर अपनी हाथों से सहलाते हुए तथा संवेदना जताती हुई कहने लगी, अब समझ गई कि सचमुच तुम्हारे हृदय में मोहन के प्रति प्यार कितना गहरी है। ऐसे में मैं तो सदा यही कहूंगी कि भगवान सदा तुम्हारे प्यार को सलामत रखे, तुम्हारी इन छलकती हुए जज्बातों को सार्थकता प्रदान करें। फिर से वार्तालापों की दौड़ चलती रही। तभी वहां पर माँ भवानी देवी आ गई और कुछ देर तक बातचीत करने के पश्चात धीरे से कहने लगी, देखो बेटी, हम लोग पूरी रीति रिवाज के मुताबिक तुम्हें अपनी बहू बनाकर घर में लेकर आऊंगी, मगर इसके लिए हमारी भी कुछ शर्तें हैं जो कि तुम्हें माननी होगी। तुम अपने बाबूजी और भाई जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें हमारे घर में भेजना। अगर एक पुत्री के पिता के रूप में तथा लड़की वालों के हैसियत से हमारे घर में आएंगे तो हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे। हाँ, एक बात और है, हमारे घर की बहू बेटी कभी नाटक मंडली में नहीं जाएगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में मान ली है, परंतु बहू बनने को तुम्हें भी हमारे घर के नियमों से चलने होंगे। स्त्रियों के लिए घर की दहलीज लक्ष्मण रेखा की समान होती है, जिसे लांघना किसी भी स्त्रियों के लिए उचित नहीं होती। जैसे कि लक्ष्मण रेखा पार करते ही लंका के राजा रावण ने सीता मैया जी को अपहरण करके ले गया था, ठीक उसी तरह स्त्रियों को घर की दहलीज पार करने पर उसकी अपमान हो जाती है, उसकी आबरू नीलाम हो जाती है। और स्त्रियों के लिए आबरू बहुत महत्व रखती है। इन बातों को पहले से विचार करके देखना। अगर इन सब बातें मंजूर है तो तुम्हारे घर वालों को हमारे घर में स्वागत है। मैंने सारी बातें मोहन को समझा दी। अब तुम लोग अपने से विचार करके देखो कि मेरी बात कितनी सही है। सुलोचना अपनी आसन से उठकर माँ जी को प्रणाम करते हुए कहती है, अगर आपकी आशीर्वाद हमारे साथ रही तो मुझे किसी भी विषय को लेकर शंका नहीं रहेगी। भगवान जरूर हमें मदद करेंगे। जवाब में माँ भवानी देवी कहती है, मैं आशीर्वाद करती हूँ कि तुम सदा सुखी रहो। भावनाओं में आकर दोनों एक दूसरे से लिपट गई। दोपहर तक किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया, मगर कुमार को अंदर ही अंदर एहसास होने लगा कि कमलाबाई और मीरा मौसी को शायद शंका हो गई है कि सुलोचना दीदी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मीरा मौसी और कमलाबाई विदिशा के साथ कुछ बातें कर रही थी। कुमार जानबूझकर उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है, मगर उसे अंदर ही अंदर डर सताने लगा। ऐसे में सोचने लगा, पता नहीं यह मौसी कब क्या पूछेंगी, क्या पता। तभी अचानक बचते बचाते मौसी कुमार के सामने आ गई और पूछने लगी, अरे कुमार, तेरा दीदी आज सुबह से ही नहीं दिख रही है, क्या बात है? वह नाव वाले छोड़े के साथ तो नहीं गई है? तभी दुविधाओं भरी आवाज में कुमार कहता है, हो सकता है मेले में घूमने गई होगी। तभी मीरा मौसी कहती है, तेरा दीदी आजकल तुझे भी बिना बताए मेले में जाने लगी है। ऐसे में कुमार बचाव करते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं मौसी, गई होगी तो भी क्या, आ जाएगी, वह तो रोज जाती है। तब तक कमलाबाई कहने लगी, हाँ यही बात तो हम लोग भी कह रही हूँ, रोज ही किसी को भी बिना बताए मेले में घूमने जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगी कि किसी रोज वह लड़का तेरे दीदी को ही भागा कर लेकर चला जाएगा। रोज सुलोचना खुद जाती है, और ऐसा ना हो कि किसी रोज को वह छोड़ा सुलोचना को ही लेकर भाग जाए।
मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रही है। इतने में मौसी कहती है, मुझे तो लग रही है कि समय रहते मास्टर जी को कहना उचित रहेगी। कुमार अपने आप को बचते बचाते वहां से चल पड़ा और ख्याल रखने लगा कि कहीं मौसी और कमलाबाई बाबूजी के पास तो नहीं जा रही है। कुमार मन ही मन सोचने लगा, मीरा मौसी तथा कमलाबाई की कोई भरोसा नहीं है। बाबूजी को कुछ कह देगी तो बाबूजी खूब नाराज होंगे, मगर बाबूजी उनकी बातों का क्या मतलब निकालेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। पता नहीं यह दोनों अपनी तरफ से कैसे कैसे मिर्च मसाला लगाकर कहेंगी। हो सकता है कि मुझसे भी कुछ पूछेंगे तो कुछ तो कहने होंगे, नहीं तो हो सकता है कि बात आगे बिगड़ जाए। अब तो शाम होने में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में दीदी आते ही उन्हें कहना होगा, ताकि वह अपने आप को संभाल सके। नहीं तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। अब तो शाम होने वाली है। नाटक शुरू होने से पहले दीदी को यहाँ पर पहुँचनी होगी, मतलब कि इतनी दूर से पहुँचने में थोड़ी तो समय लगेगी ही ना। अगर जल्द आ गई तो अच्छी बात है, देरी होने पर मुश्किलें बढ़ती जाएगी। दोपहर ढलकर सूर्य देव शाम की ओर रवाना हो गई। सुलोचना जानकी भाभी तथा माँ जी से मिलकर विदा लेने लगी। ऐसे में बिट्टू को गोद में लेकर दुलारते हुए 2 कदम चली और फिर विदा लेते हुए मोहन के साथ रवाना हो गई। जानकी भाभी जी अपने बिट्टू को गोद में लेकर कुछ दूर चलने के पश्चात रुक गई और अपनी हाथ उठाकर दोनों को विदा करती है। दोनों के चले जाने के बाद भी कुछ देर तक वहीं पर खड़ी रह गई। मोहन सुलोचना को लेकर अपनी नाव पर सवार होकर चलने लगा। रास्ते में बहुत से सवारियों को लेकर सुल्तानपुर की ओर चला। रास्ते में मोहन और सुलोचना आमने सामने बैठकर केवल एक दूसरे को निहारती रही, मगर लंबे समय तक किसी से कुछ कहे बिना रह गए। तभी बहुत देर तक चुप रहने के पश्चात सुलोचना एकाएक मोहन से कहने लगी, आप खामोश होकर क्या सोच रहे हैं? केवल टुकुर टुकुर देखने से क्या मन की मुरादें पूरी हो जाएगी? सुलोचना की बातों में फिर से भावनाओं में आकर मोहन कहने लगा, कल को तो पता नहीं क्या होगा। आता अपने मन की तथा आंखों के प्यास आज तो इसी तरह से ही बुझा ली जाए, आगे ऐसा मौका मिलेगी या नहीं क्या पता। क्या तुम्हारे बाबूजी इन सब बातों में राजी होंगे, जैसे कि मेरी माँ जी ने कही है? अगर माँ जी के कथन के विपरीत कोई कदम उठाए तो भी उचित नहीं होगी। तभी सुलोचना कहती है, ऐसा नहीं होगा। हम लोग बड़ों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमें उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। एक बार में नहीं होगी तो बार बार कोशिश करेंगे, और मुझे विश्वास है कि बाबूजी मान जाएंगे। परंतु मुझे डर है तो केवल मीरा मौसी और कमलाबाई से। उन दोनों ने अगर बाबूजी को कोई उल्टा सीधा कुछ कह दिया तो मुश्किल होगी। अगर कोई गलत पाठ पढ़ा दी तो थोड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि कोई भी लोग जब मंडली छोड़कर चले जाते तो मंडली को कुछ दिनों के लिए मुश्किलों की सामना करनी पड़ती है, जब तक कि कोई उसकी जगह को पूरी न कर सके। ऐसे में मुझे तो इस पर संदेह हो रही है कि माँ जी का कहना बिल्कुल सही है। उन्हें हम लोग बिल्कुल दोष नहीं दे सकते। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उनका बेटा ऐसी किसी लड़की से शादी करे ताकि बहू नाटक करने को घर से बाहर जाए, क्योंकि नाटक तो लोग बहुत पसंद करते हैं, मगर नाटक में काम करने वालों को लोग कभी भी अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं। आता इस पर माँ जी को दोष देना कतई उचित नहीं होगी। वार्तालाप के बीच समय कटती गई और एक समय नाव सुल्तानपुर पहुंच गई। मोहन सुलोचना को कैंप तक पहुंचाकर खुद पीछे रह गया। सुलोचना धीरे से कैंप में प्रवेश करती है और अपनी कक्षा में प्रवेश करने लगी कि कुमार के नजर पड़ गया। वह भागते हुए सुलोचना के पास गया और दिन भर का पूरी कहानी उसे व्यक्त करते हुए अपनी जगह पर चला गया। कुमार की बातें सुनकर सुलोचना मन ही मन घबराई हुई है। ऐसे में विदिशा से चर्चा करते हुए उसे थोड़ी सी संतोष लगने लगी, यह सोचकर कि रात को शायद यूं ही बीत जाएगी। मन ही मन सोचने लगी, अब तो कुछ देर के पश्चात नाटक शुरू हो जाएगी। ऐसे में बचा हुआ समय में तो कोई भी कुछ कहने से परहेज करेंगे।
अगर किसी ने कुछ कहा तब भी मुझे चुपचाप रहनी होगी, और अगर कल दिन को बात फूटी तब तक बात पुरानी हो जाएगी, ऐसे में उसका असर भी फीका पड़ जाएगी। आता भगवान तुम ही हो केवल जो मेरी रक्षा कर सकती हो। रोज की तरह निर्धारित समय में नाटक शुरू हो गई। तभी मोहन आकर अपनी जगह लेकर दर्शकों के बीच में बैठ गया, और रोज की तरह जब नाटक समाप्त हो गई तो मोहन धीरे धीरे कुमार के कमरे में चला गया, परंतु वहां पर ना तो कुमार मिला ना तो सुलोचना। ऐसे में मोहन बाहर प्रतीक्षा करने लगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।